नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? मनोविज्ञान का सेशन है और 12 बजे का समय जब होता है तो इस समय सबसे ज़्यादा टेक्निकल इशू आते हैं और ये सेशन हर बार जो है वो बीच में रह जाता है। लेकिन आज देखते हैं, और अगर कोई टेक्निकल इशू नहीं आता है तो इस पूरे सेशन को आज कंप्लीट करेंगे। यानी ये अधिगम कर्ता के जो प्रकार टॉपिक है, लास्ट सेशन में हमने पिछड़े बालक पढ़े थे, तो आइए उससे आगे की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की और चर्चा करते हैं अधिगमकर्ता के प्रकार, शिक्षण, मनोविज्ञान की हम चर्चा कर रहे हैं। अगर आप रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे हैं आप? ईश्वर लाल मीना जी, मनीषा कैसे हैं आप? वर्षा भटनागर, इंदु, ज्योति एंड डालू राम, ओहो डालू राम जी कैसे हैं आप? बानू चौधरी जी कैसे हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो चलिए शैक्षणिक मनोविज्ञान के अंदर हम चर्चा करते हैं अधिगमकर्ता के प्रकार, यानी पिछड़े बालक, मंद बुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, विशेष बालक, अपराधी बालक। इन सभी बालकों की चर्चा जो है वो इस सेशन में हम बड़े ही विस्तार से जो है वो करने वाले हैं। तो देखिए क्या आता है इसमें, शुरू करें। देखिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इन सारे सेशन की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल है। एक टेलीग्राम चैनल का नाम है रीट नगर और दूसरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम तो आपको मिलेगा राजस्थान एग्जाम मंत्रा, लेकिन उसको आपको सर्च करना पड़ेगा गोविंद 00 के नाम से। जब आप सर्च करेंगे, या फिर सबसे अच्छा तरीका है कि ये जो बार कोड है इसको स्कैन करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और हर सेशन की पीडीएफ आप यहां से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू फिर आज के सेशन की। देखिए विशिष्ट बालक लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था। अगर आपने लास्ट सेशन देखा है तो आपको पता भी होगा, लेकिन उसमें हुआ क्या था कि सेशन बीच में ही जो है वो बंद हो गया था और उसी चक्कर में जो है वो हम आगे के चीजों को नहीं पढ़ पाए। विशिष्ट बालक को मैं एक बार फिर से क्विक रिवाइज करवा देता हूं आपसे। हमने पढ़ा कि ऐसे बालक विशिष्ट बालक होते हैं जो सामान्य बालक नहीं होते। ऐसे बालक विशिष्ट बालक होते हैं जो सामान्य बालक नहीं होते हैं, अर्थात वे बालक जो सामान्य नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशिष्ट बालक कहलाते हैं। वे बालक जो सामान्य नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? विशिष्ट बालक कहलाते हैं। और इन्हीं विशिष्ट बालक में सबसे पहला बालक था हमारा प्रतिभाशाली बालक। हमने पढ़ा कि प्रतिभाशाली बालक कौन है? जनरली जिस बालक की बुद्धि लब्धि 140 या उससे ज्यादा है प्रतिभाशाली कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? जिस बालक की बुद्धि लब्धि 140 या उससे ज्यादा है प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। लेकिन टर्मन और ऑर्डेन ने क्या कहा कि वे बालक प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं जिनका शारीरिक संगठन अच्छा हो, जिनकी समायोजन क्षमता अच्छी हो, जिनका सामाजिक समायोजन अच्छा हो, जिनका व्यक्तित्व अच्छा हो। तो ऐसे बालक विशिष्ट प्रतिभाशाली बालक होते हैं जिनका शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षण, विद्यालय में उपलब्धि, इन सब में जो बालक श्रेष्ठ होता है वही क्या कहलाता है? प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। स्किनर और हैरीमैन ने कहा कि देखिए प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग हम केवल 1% बालकों के लिए ही करते हैं। ये वास्तव में सत्य बात है। आप अपनी कक्षा में देख लीजिएगा, जहां आप पढ़ते थे, जिस स्कूल में आप पढ़ते थे वहां पर देख लीजिएगा, मात्र 1% बालक ऐसे होते थे। यानी मान लो 50 बच्चे हैं तो 1 या 2 बालक ऐसे होते थे। जनरली 1 ही बालक मिलता था, या मान लीजिए 2 बालक, 1 या 2 बालक ऐसे होते थे जो प्रतिभाशाली होते थे और 1 और 2 बालक ही ऐसे होते थे जो कमजोर होते थे, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्या कहा गया है कि प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता देखें तो इनकी बुद्धि लब्धि 140 या इसके ऊपर होती है, जन्मजात रूप से प्रतिभाशाली होते हैं। और क्रो एंड क्रो ने तो कहा कि जो जिनकी बुद्धि लब्धि 130 या इससे ज्यादा है वह भी क्या है? प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आता है। विशाल इनका शब्दकोश होता है, यानी इनका जो शब्द भंडार है वो बड़ा होता है, इनके पास विशाल शब्दकोश होता है। शब्दकोश का ये नहीं है कि ये डिक्शनरी लेके घूमते हैं, दिमाग में इनके जो बहुत सारे शब्द सेव होते हैं जिनका उपयोग वे क्या करते हैं अपने
विचारों की अभिव्यक्ति में करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि सामान्य अध्ययन में ये रुचि रखते हैं, जिज्ञासु उत्तरदायित्व युक्त होते हैं, अमूर्त विषयों में रुचि रखने वाले होते हैं, अद्वितीय सफलता प्राप्त करते हैं। जैसे लास्ट टाइम रीट 2021 थी ना, 148 नंबर तक आ जाते हैं इनके। कितने नंबर आ जाते हैं? 150 में से 148 नंबर तक आ जाते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक होंगे ये। इसके बाद परिस्थितियां में समायोजन करने की शक्ति इनकी उत्तम होती है। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे अच्छी परिस्थिति हो, बुरी हो, ये समायोजन कर लेते हैं। प्लस ये अपने निर्णय ले सकते हैं, स्वतंत्र निर्णय लेने की इनमें क्षमता होती है। शारीरिक रूप से ये स्वस्थ होते हैं, अच्छा शरीर होता है इनका, ना ज्यादा ये लंबे होते हैं, ना ज्यादा ये ठिगने होते हैं, ना मोटे होते हैं, ना ज्यादा बहुत ज्यादा जो है ये पतले होते हैं। ठीक ठाक इनकी जो है बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, शारीरिक रूप से जो है ये ठीक होते हैं। नेतृत्व का गुण इनमें पाया जाता है। लेकिन मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि थोड़ा सा अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है, कौन सा, व्यक्तित्व वाला, जिसमें हमने 3 प्रकार के व्यक्तित्व पढ़े थे ना, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जनरली जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं वो जनरली प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन उनमें नेतृत्व का गुण नहीं पाया जाता। नेतृत्व का गुण प्रतिभाशाली बालक में पाया जाता है, ऐसा बालक जो प्रतिभाशाली है प्लस बहिर्मुखी है। लेकिन आपको जनरली अगर पूछा जाए कि प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है नेतृत्व का गुण, आपको यह करना है कि पाया जाता है, नेतृत्व का गुण पाया जाता है, हमें यही करना है। नेतृत्व का गुण पाया जाता है इसमें, विद्यालय कार्यों में ये उदासीन होता है, यानी जनरली ये सांस्कृतिक प्रोग्राम हो गए, कोई विद्यालय के, कोई काम के प्रोग्राम हो गए, सफाई के प्रोग्राम हो गए, दूर ही रहे। राम राम, कैसे हैं आनंद जहांगीर आप, स्वागत आपका। आश्चर्यजनक इनकी अंतर्दृष्टि होती है, यानी इनकी सूझ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ज्यादा बुद्धि होगी तो सूझ का सिद्धांत इन पे बहुत अच्छे तरीके से जो है वो लागू होता है। इसके बाद देखिएगा प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा कैसी होती है। इस बालक को व्यक्तिगत शिक्षण दे सकते हैं, संवर्धन कार्यक्रम मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, विशाल व उपयोगी पाठ्यक्रम बना सकते हैं, विशेष शिक्षण विधि होती है इनके लिए, सामाजिक व नैतिक मूल्यों की शिक्षा होती है। 1 वर्ष में 2 कक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा 4थी क्लास में और वो प्रतिभाशाली है तो उसको हम सीधे 6ठी क्लास में कर सकते हैं, 5वीं क्लास उसकी हम क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ये केवल हम प्रतिभाशाली बालक के साथ ही कर सकते हैं। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और नेतृत्व का इनको प्रशिक्षण दे, इतना हमने लास्ट सेशन में पढ़ लिया था, इसलिए इसको मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा दिया है, कोई ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दिए, क्योंकि ये टॉपिक हम लास्ट सेशन में पढ़ चुके हैं। क्योंकि 1 दिन का गैप हो गया तो इसलिए मैंने सोचा कि हो सकता है कि आप जो 1 दिन के गैप के कारण थोड़ा सा जो है चीजों को भूल गए होंगे या आपके दिमाग से निकल गई होगी, इसलिए हमने आपको कनेक्ट कर दिया है टॉपिक से। ये टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं, कौन सा, प्रतिभाशाली बालक वाला। अब यहां से शुरू करते हैं पिछड़े बालक। पिछड़े बालक भी हमने पढ़ लिया है, लेकिन फिर से पढ़ लेते हैं। पिछड़े बालक कौन होते हैं? जो अपनी आयु के औसत बच्चों, जो अपनी आयु के औसत बच्चों की समस्या का हल नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लो आपकी आयु 22 वर्ष है और 22 वर्ष का व्यक्ति जो काम कर सकता है औसतन जो 22 वर्ष के व्यक्ति काम कर सकते हैं, अगर आप वो काम कर सकते हैं तब तो आप सामान्य बालक हैं। लेकिन अगर 22 वर्ष का व्यक्ति जो कार्य करता है वो कार्य अगर आपसे नहीं हो पा रहे हैं, जो कार्य 22 वर्ष के व्यक्ति कर सकते हैं वो काम आप नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आपको क्या कहेंगे भैया? पिछड़े बालक कहेंगे। यानी ऐसे बालक जो अपनी आयु के औसत बालकों के भी कार्य नहीं कर पाए, क्या कहलाएंगे? जैसे 10 वर्ष का बालक है, उसको कोई समस्या दी जाती है, बाकी 10 वर्ष के बालक हल कर लेते हैं, लेकिन कोई बालक है जो 10 वर्ष के बालकों की भी समस्या हल नहीं कर पा रहा है, तो वो बालक क्या कहलाएगा? औसत बालक नहीं कहलाएगा, मंद बुद्धि बालक कहलाएगा। ठीक है जी। सरोज जी, जहां समझ में नहीं आए कमेंट करें, पूछें, बिल्कुल पूछने की, बताने की स्वतंत्रता है। सिरिल बर्ट कहते हैं कि वे बालक जो विद्यालय जीवन के मध्य अपने से नीचे की उस कक्षा के कार्य को भी नहीं कर पाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पिछड़े बालक कहलाते हैं।
दो प्रकार के पिछड़े बालक होते हैं। एक तो सामान्य पिछड़ापन होता है, एक विशिष्ट पिछड़ापन होता है। सामान्य पिछड़ापन क्या होता है? सामान्य पिछड़ापन वो होता है जिसमें कोई बालक जो है वो सभी विषयों में क्या होता है? कमजोर होता है। वो सामान्य पिछड़ा बालक कहलाता है। सारे विषय कमजोर है, सारा 12 बज रही है। एक बालक वो होता है जो कुछ विशिष्ट विषयों में, जैसे मान लो कोई साइंस में, कोई मैथ में, कोई संस्कृत में, कोई जो है वो हिंदी में, यानी किसी अलग विषय में, किसी स्पेशल विषय में अगर आप में पिछड़ापन है, किसी स्पेशल विषय में अगर आप कमजोर हैं, तो वो क्या कहलाएगा? विशिष्ट पिछड़ापन जो है वो कहलाएगा। ठीक है, देखिए इनकी विशेषता क्या होती है। इन बालकों की बुद्धि 80 से 90 होती है, सीखने की गति धीमी होती है, सामान्य पाठ्यक्रम से लाभ उठाने में ये असमर्थ होते हैं। इनके लिए कुछ विशिष्ट पाठ्यक्रम बनाना पड़ता है, सरल, और सामान्य शिक्षण विधियों से भी ये शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ सरल शिक्षण विधियों से इनको पढ़ाया जाना चाहिए, और कम शैक्षणिक उपलब्धि होती है। 100 में से इनके 50-60 नंबर आते हैं, और निराशावादी होते हैं थोड़े से। आत्मविश्वास का इनके अंदर थोड़ा सा अभाव होता है, और समाज विरोधी कार्य भी कभी कभी ये करने लगते हैं, लड़ाई झगड़े कर सकते हैं ये, और असमायोजित इनका थोड़ा सा व्यवहार होता है। पिछड़ेपन के कारण क्या हो सकते हैं? एक तो शारीरिक दोष हो सकता है, जैसे कोई बालक विकलांग है, ये शारीरिक दोष है उसका, या फिर किसी रोग का शिकार हो गया, जैसे किसी को डेंगू हो गया, कोरोना काल में किसी को कोरोना हो गया, या पेपर के टाइम में, या जब पढ़ाई का समय था, जब बालक कोई गंभीर बीमारी का शिकार हो गया, विद्यालय आ नहीं पाया। अब कोई बालक विद्यालय नहीं आ पाएगा तो वो पिछड़ जाएगा कि नहीं पिछड़ जाएगा? जैसे मेरा एक लड़का है, तो बड़े वाला, तो वो अपने ननिहाल गया तो उसके क्या हो गया कि वो जब अपने मामा जी के साथ बाइक पे बैठा हुआ था, तो उसका पैर आ गया बाइक में पैर आ गया, तो यहाँ से जो अपना एडी होती है ना, वहां से उसका पैर का ऊपर से जो है वो जो मांसपेशियां है वो कट गई। तो लगभग उसको जो ठीक होने में समय लगा वो 4 महीने के करीब लगे, 3 से 4 महीने, और वो चल नहीं पाया फिर, क्योंकि पैर से चल नहीं पाया। तो अब वो घर पर रहा 4 महीने तक, तो थोड़ा वो पढ़ाई में कमजोर हो गया। तो हमने देखा कि वो पढ़ाई में पिछड़ गया है। तो अगर कोई बच्चा पढ़ाई में पिछड़ जाता है तो क्या उसको वापस लाया जा सकता है क्या? पिछड़ापन कोई जन्मजात तो होता नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि कोई जन्म से ही पिछड़ापन होता है। ये तो क्या होता है, पिछड़ापन तो परिस्थितियों के कारण होता है, कोई भी कारण हो सकता है पिछड़ेपन का। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट जब क्लास में वो हुआ, या जब वो ठीक हो गया, अब की बात नहीं है, ये बात काफी पहले की बात है, लगभग 4-5 साल पहले की बात है। तो हमने उसको 2 साल कंटिन्यू ट्यूशन लगा दी घर पे। जो हमारे स्कूल के विद्यालय के टीचर थे ना, उनको कहा कि भाई आप इसको घर पर भी पढ़ाना, है ना, ट्यूशन लगाते हैं अपन। तो 2 साल जब उसको ट्यूशन लगाई, या 1 साल जब उसको ट्यूशन लगाई, तो वो जो है वो वापस पिछड़ेपन से सही हो गया। तो अगर कोई हमारी कक्षा का बालक पिछड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही पिछड़ा रहेगा। हम उसको सामान्य बालकों में ला सकते हैं, उन पे थोड़ी सी हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। पिछड़ेपन के कारण क्या है? शारीरिक दोष, परिवार का प्रभाव। कई परिवार का कारण होता है, जैसे कोई परिवार बहुत ज्यादा गरीब है, और गरीबी होगी, देखो इस धरती पर भगवान और पैसा एक समान है लगभग, है ना। अब आप कहोगे कि सर भगवान और पैसा एक समान कैसे हो सकता है? देखिए, जब आपके पास पैसा है तो आप ऑलमोस्ट सभी कार्य कर सकते हो उसके जरिए, है ना। पैसे से हमारे सारे काम चलते हैं, और भगवान सारे हमारे काम चलाता है। तो भगवान इस कलयुग में जो है वो पैसा ही क्या है, भगवान के रूप में है। एक व्यक्ति बीमार है, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उसका इलाज नहीं होगा क्या? नहीं होगा। पैसे हैं तो वो इलाज करवा सकता है, वरना भूखा मरे, बीमार होके मरे। लेकिन ऐसा है कि पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा होना जरूरी है ताकि हम किसी के मोहताज ना हो, हमारे जीवन में कभी बाधाएं ना आए। आज हम क्यों पढ़ रहे हैं, मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, आप क्यों पढ़ रहे हैं, हम सभी इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारे जीवन में पैसे की दिक्कत नहीं आए और हमें किसी के आगे हाथ ना झुकाने पड़े। या जब भी हमारे जीवन में कोई कार्य हो,
या कोई समस्या हो तो पैसा अगर हमारे पास है तो हम उस समस्या का हल कर सकते हैं। मुझे याद है, आज तो चलो ठीक है, यूट्यूब से भी थोड़ा पैसा आ जाता है, बाकी काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत सारे दिन की ऐसी परिस्थितियां भी थी जब पैसे का बड़ा अभाव होता था। और आपको पता है, जब आपके पास जेब में पैसे नहीं है तो आपके लिए, मैं बहुत बार एक बात कह चुका हूं कि बेरोजगारों के लिए, जिनके पास भाई कोई काम नहीं है, काम नहीं होगा तो पैसा नहीं होगा, काम नहीं होगा तो पैसा नहीं होगा, और पैसे के बिना यानी बेरोजगार के लिए ना कोई होली होती है, ना कोई दिवाली होती है, ना इसके लिए कोई दशहरा होता है, ना ईद होती है ना। उसको त्योहार आते हैं तो और ज्यादा दुख होता है कि यार त्योहार आ गया, पैसा है नहीं, है ना। हाँ, ये बात सही कही है कि पैसा सब कुछ नहीं है, बट पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। तो भैया पैसे कमा सकते हैं, पैसा और ज्ञान ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे से काफी संबंधित है। अगर आपको पैसा कमाना है तो ज्ञान बढ़ाओ, जितना ज्यादा आपका ज्ञान बढ़ेगा उतना ज्यादा आप पैसा कमा सकते हो, अपने परिवार की खुशियों का ख्याल रख सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आता है पिछड़ेपन के बच्चे की शिक्षा कैसी हो, तो विशिष्ट विद्यालयों में इनको शिक्षण कराया जा सकता है। पिछड़े बालकों के लिए हम एक्स्ट्रा क्लास लगा सकते हैं। पिछड़े बालकों के लिए विद्यालय तो अलग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा क्लास करवा सकते हैं, उनकी सरल व रुचिकर पाठ्यक्रम बना सकते हैं, सरल शिक्षण विधियों से पढ़ा सकते हैं, सामाजिक व नैतिक मूल्यों की इनको शिक्षा दे सकते हैं, और हस्त कौशल की भी इनको जो है हम शिक्षा दे सकते हैं। इसके बाद देखिए मंद बुद्धि बालक आते हैं। मंद बुद्धि, ऐसे बालक जिनकी बुद्धि मंद है, और जिनकी बुद्धि मंद है वो क्या कहलाएंगे? सामान्य बालक तो नहीं कहलाएंगे भाई। सामान्य बालक तो वो कहलाएंगे जिनकी बुद्धि क्या है, सो है, तो वो सामान्य है। लेकिन मंद का अर्थ हो गया धीमे, अर्थात औसत से भी नीचे। औसत से नीचे का अर्थ क्या हो गया, हमें याद नहीं है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए मंद बुद्धि बालक की आईक्यू क्या होती है। जिस बालक की आईक्यू 140 हो गई, 130 हो गई, वो तो प्रतिभाशाली में आ गया। जिस बालक की आईक्यू 90 से 100 110 हो गई, है ना, 100 110 हो गई, वो बालक सामान्य बालक में आ गया। जिस बालक की आईक्यू 80 से 90 हो गई, वो किस में आ गया, पिछड़े बालक में आ गया। अब क्या बचा, इन तीनों से नीचे कौन आता है, मंद बुद्धि आता है। पिछड़े बालक, देखो पिछड़े बालक और मंद बुद्धि बालक में क्या अंतर है, बताओ कमेंट करके। एक शब्द में अंतर बताना है आपको, यानी एक लाइन में बताना है कि पिछड़े बालक और मंद बुद्धि बालक में क्या अंतर है। पिछड़ा बालक वह है जो अपने औसत बालकों की समस्या को, अपनी औसत आयु के बालकों की समस्या को हल नहीं कर पाता है। जैसे कोई बच्चा 10 वर्ष का है और 10 वर्ष के जो बालक समस्या हल कर सकते हैं, या 10 वर्ष के जो बालक काम कर सकते हैं, अगर वो काम बालक नहीं कर पा रहा है तो वह बालक क्या है, पिछड़ा है। वो बालक जो अपनी औसत आयु से 1 वर्ष के नीचे के बालकों की भी समस्या हल नहीं कर सकते हैं। या कोई बालक 8वीं क्लास में पढ़ रहा है और वो 7वीं क्लास की भी समस्या हल नहीं कर पा रहा है, वो 7वीं क्लास की समस्या भी हल नहीं कर पा रहा है, तो वो मंद बुद्धि होगा। अगर कोई बालक 8वीं कक्षा में पढ़ रहा है और 8वीं कक्षा की समस्या हल नहीं कर पा रहा है तो वो पिछड़ा बालक कहलाएगा। कोई बालक 8वीं कक्षा में पढ़ रहा है और वो 8वीं कक्षा की भी समस्या हल नहीं कर पा रहा है, 7वीं की भी समस्या हल नहीं कर पा रहा है, तो वो मंद बुद्धि बालक कहलाएगा। समझ में आ गया आपको, बेसिक तरीके से समझा दिया मैंने आपको। इसके बाद देखो मंद बुद्धि बालक के बारे में क्रो एंड क्रो कहते हैं कि ये बालक, वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है, मंद बुद्धि बालक होते हैं। जिनकी आईक्यू 70 से कम होती है, विशेषता क्या होती है, स्मरण शक्ति दुर्बल होती है, याद नहीं रहता। मेरे जैसे, मेरे याद नहीं रहता है, तो मैं मंद बुद्धि बालक ही हूं। तो क्या होता है, इनको याद नहीं रहता है, यानी यादाश्त कमजोर होती है इनकी। सीधा सीधा कहें हम, यादाश्त क्या होती है इनकी, कमजोर होती है, याद नहीं रहता है इनको। दूसरी बात, सामान्यकरण की योग्यता का अभाव होता है। ये चीजों को एनालाइज नहीं कर सकते हैं, चीजों को क्या नहीं कर सकते हैं, ये एनालाइज नहीं कर सकते हैं। मूर्त विषयों में रुचि रखते हैं ये केवल जो चीज इनके सामने है उस पे तो ये ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, लेकिन इनमें कल्पना शक्ति थोड़ी कम होती है, अमूर्त विषयों को ये नहीं पढ़ पाते हैं। शब्दावली इनकी दोषपूर्ण होती है। शब्दावली क्या होती है इनकी, दोषपूर्ण।
वाक्य सही नहीं बोल पाते, कभी कभी मैं भी नहीं बोल पाता हूँ, उच्चारण सही नहीं हो पाता है, ये मेरी विशेषता है ये, है ना। तो शब्दावली क्या होती है इनकी, दोषपूर्ण होती है। कभी कभी जब क्लास में पढ़ा रहे होता है और ज्यादा तेजी से चलते हैं तो कभी कभी कुछ शब्दों का उच्चारण गलत हो जाता है। मौलिकता का अभाव होता है इनमें, मौलिकता यानी मूल्यों का अभाव होता है, कोई विशेषता इनकी नहीं होती है। देखो फर्स्ट लेवल का ज्योग्राफी करवा रहा हूं आपको मैं, फर्स्ट लेवल का मनोविज्ञान आपको करवा रहा हूं मैं आपको, फर्स्ट लेवल के लिए आरबीएसई एनसीईआरटी के वन लाइनर करवा रहा हूं। केवल फर्स्ट लेवल के लिए जो विद्यालय विषय हैं वो अभी शुरू नहीं किए हैं, विद्यालय विषय हम अगले से महीने से शुरू करेंगे, उनके नोट्स बनाने पड़ेंगे और अगले महीने से हम फर्स्ट लेवल के विद्यालय विषय शुरू करेंगे। बाकी तो सारे एक ही बात है, रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड में केवल सब्जेक्ट का अंतर है। रीट लेवल सेकंड में अलग अलग सब्जेक्ट है, रीट लेवल फर्स्ट में सारे सब्जेक्ट है, बाकी तो सेम है सारा। रूढ़िवादी व अंधविश्वासी होते हैं और रुचियां सीमित व साधारण होती है इनकी। इसके बाद संवेगात्मक रूप से ये क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं, बहुत जल्दी तो रोने लगते हैं, बहुत जल्दी हंसने लगते हैं, यानी अस्थिर होते हैं संवेगात्मक रूप से, स्थिर नहीं होते हैं ये। आपके क्या काम की नहीं है बताओ। मित्र बनाने की इनकी इच्छा होती है, दोस्त बनाने की इच्छा रखते हैं ये। मौलिकता का इनमें अभाव होता है। शिक्षा कैसे दी जाए इनको, आपके क्या काम का नहीं है, अक्षय बताओ क्या चीज आपके काम की नहीं है। शिक्षा कैसे दी जाए इनको हमें ज्यादा से ज्यादा शारीरिक प्रशिक्षण देना चाहिए, आर्थिक प्रशिक्षण देना चाहिए, जिससे ये कुछ ऐसी गतिविधियां कर सके जिनका उपयोग ये अपने जीवन काल में निर्वहन के लिए उपयोग कर सके। अच्छी आदतों का इनमें निर्माण कर सकते हैं हम, जैसे सुबह जल्दी उठना, माता पिता के पैर छूना, ईश्वर का वंदन करना, है ना, नित्य जो है वो स्नान करना और नित्य अध्ययन करना जितना भी हो सके। विशेष विद्यालय व विशेष शिक्षक की इनको आवश्यकता होती है, लेकिन इनके लिए अलग विद्यालय की आवश्यकता नहीं है, अलग विद्यालय की आवश्यकता इनके लिए नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। समस्यात्मक बालक आते हैं। कौन से बालक आते हैं, समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक कौन से होते हैं, ऐसे बालक समस्यात्मक बालक कहलाएंगे जिनका व्यवहार और व्यक्तित्व असामान्य हो। जैसे कुछ बालक होते हैं जल्दी गुस्सा होने लगना, चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध आना, है ना, कुछ बालक होते हैं ना, वो समस्यात्मक बालक कहलाएंगे। जिन बालकों का व्यवहार सामान्य बालकों से असामान्य है, सामान्य बालकों से भिन्न है, वो बालक क्या कहलाएंगे, समस्यात्मक बालक कहलाएंगे। इसमें एक और बालक आता है अपराधी बालक। अपराधी बालक और समस्यात्मक बालक में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा क्या, ये ऑनलाइन ही तो है पुष्कर, ये ऑनलाइन ही तो है, ये ऑफलाइन थोड़ी चल रही है। अभी क्लास ऑनलाइन है, मैं आपको देख पा रहा हूं। अरे तो लेवल एक तो क्या है कि आप जो बच्चे लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको ये पता नहीं है कि लेवल 1 का सिलेबस क्या है, और जो बच्चे लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता नहीं है कि लेवल 2 का सिलेबस क्या है। मैं आपको हर सेशन में बार बार ये कहता हूं कि लेवल 1 और 2 के अंदर केवल विद्यालय विषय का अंतर है। हिंदी भूगोल आपका सेम टू सेम है, इतिहास सेम टू सेम है, कला संस्कृति सेम टू सेम है, करंट अफेयर आपका है, समसामयिक आपका है, और ये जो आरटीई वगैरह है विद्यालय परिदृश्य है वो सेम टू सेम है, मनोविज्ञान सेम टू सेम है, सूचना तकनीकी सेम टू सेम है। 60% आपका सिलेबस सेम टू सेम है। हाँ, अंकों का भिन्न है, थोड़ा सा नंबर कम ज्यादा का है, रीट लेवल 1 में ज्यादा नंबर का है, रीट लेवल 1 में कम नंबर का है। बाकी सब्जेक्ट के अलावा सब कुछ आपका सेम टू सेम है। तो मनोविज्ञान रीट लेवल 1, रीट लेवल 2 दोनों के लिए बराबर है। भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, सूचना तकनीकी, ये सारे सब्जेक्ट आपके सेम टू सेम है, बस आप पढ़ो।
कमल जाट कह रहे हैं सर मेरी बात का भी जवाब दो, फर्स्ट ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी अभी नहीं करवा रहे हैं। देखो फर्स्ट ग्रेड के अंदर मैंने सिलेबस देखा नहीं है, तो अभी ये सेशन आपके सेकंड ग्रेड तक काम आ सकता है। वैसे मनोविज्ञान है, मैं फर्स्ट ग्रेड जितना डीप नहीं पढ़ा रहा हूं, सीधे बात है। देखो झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस भी नहीं देखा है, तो मैं ये जो सेशन है ये आपके कहां तक काम आ सकते हैं, रीड लेवल 1, रीड लेवल 2 और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के लिए नहीं है ये। तो समस्यात्मक बालक शब्द का प्रयोग उन बालकों के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार व व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से क्या है, असामान्य है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना और क्रोध करना। अगर आपको बार बार क्रोध आता है, छोटी छोटी बातों पर आपको अगर गुस्सा आता है, तो आप समस्यात्मक बालक हैं। क्या है आप? समस्यात्मक बालक हैं। उपचार कैसे करेंगे? कारण का पता लगाएंगे कि क्या कारण है कि बार बार गुस्सा आता है, क्या कारण है कि बार बार झूठ बोलते हो, क्या कारण है कि बार बार जो हो चोरी करते हो। चोरी करना ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चोरी करते हो, छोटी छोटी चीजें चोरी। अपने दोस्त की, यानी कक्षा में हम बैठे हैं, साथ वाले की ड्राइंग में से पेंसिल निकाल ली, रबर निकाल लिया, ऐसी छोटी छोटी चोरियां जो करते हैं बालक, वो क्या कहलाते हैं? चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, ज्यादा जल्दी से क्रोध होने वाले बालक समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। तो हम इनके कारणों का पता करके इनका उपचार कर सकते हैं, निदानात्मक व उपचारात्मक विधि का प्रयोग कर सकते हैं, केस अध्ययन कर सकते हैं। यह क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। केस अध्ययन विधि इनके लिए उपयोगी है, समस्यात्मक बालकों के लिए। इनके लिए उपयोगी है, समस्यात्मक बालकों के लिए। अरे तो समस्या रोने वाली इमोजी क्यों लगा रहे हो? आपका जो नमस्कार है, आपका नमस्ते है, हम अपने हृदय की गहराइयों से स्वीकार करते हैं। इसके लिए रोने वाले इमोजी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत आपका, है ना, बहुत बहुत स्वागत। बाल अपराधी बालक। अब देखो समस्यात्मक बालक और बाल अपराधी बालक, इनमें थोड़ा सा अंतर है। देखिएगा, कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि समाज विरोधी हो जाए, समस्यात्मक बालकों पर अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, अगर हम समस्यात्मक बालकों का सही समय पर उपचार नहीं करते हैं, तो वही बालक आगे चलकर बाल अपराधी बन जाते हैं। वही बालक आगे चलकर क्या बन जाते हैं? बाल अपराधी बालक बन जाते हैं। तो समस्यात्मक बालक वो जिनका व्यवहार सामान्य बालकों से अलग है, विशेष रूप से, गंभीर रूप से अलग है। समस्यात्मक बालक और बाल अपराधी बालक वो जिनका व्यवहार इतना ज्यादा अलग हो गया है कि वो समाज विरोधी हो गए हैं। समाज विरोधी, याद रखना ये बात, समाज विरोधी हो गए हैं। विलियम हिल्ली कहते हैं कि समाज द्वारा स्वीकृत आचरण के विपरीत व्यवहार करना बाल अपराधी बालक, जैसे कि चोरी करना, जुआ खेलना, नशा करना, बीड़ी पी जाना। कई बच्चे, घर वालों कहते हैं कि स्कूल जा रहा हूं, रास्ते में जो बीड़ियां हैं, सिगरेट पीना, कई बच्चे जो बड़े होते हैं वो शराब पीना, बिना टिकट के यात्रा करना, हत्या कर देना, कई बार हत्या भी कर देते हैं लोग, बाल अपराधी। भाई अपराध, बाल किसे कहेंगे आप? बालक किसे कहेंगे? जो 18 वर्ष से कम है वो बालक ही है ना। कानून की नजर में तो जो 18 वर्ष से कम है वो बालक ही है। लेकिन देखो, दिल्ली के अंदर निर्भया हत्याकांड केस हुआ था, शायद भारत का सबसे घिनौना हत्याकांड था वो। उसके अंदर जो अपराधी थे उसमें से एक बालक ऐसा था जो 18 वर्ष का नहीं था। बाकियों को तो फांसी हो गई थी, लेकिन एक 18 वर्ष का नहीं था, तो वो बाल अपराध में आया। फिर उसके जो केस चले वो बाल अपराध के अकॉर्डिंग चले। तो इन बातों का भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपको इस तरीके के बच्चे दिखें, तो उनका तुरंत हमें क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए। लेकिन आजकल हम सोचते हैं आपन के करना है, आपन क्या कमाई खानी है, ठीक है पढ़ तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो ठीक है, चोरी करे तो करने दो ना।
एक अच्छे अध्यापक का ये गुण नहीं है। हमें हमारी कक्षा में, देखो बालक क्या है, बालक तो नादान है। छोटे बच्चे और पशु एक बराबर होते हैं। हालांकि बालक भगवान का भी रूप होता है, लेकिन पशु मैंने क्यों कहा, क्योंकि पशु जो होता है ना, उसको नहीं पता होता है कि देखो पशु को आप रोटी खिलाने जाते हो, है ना, और कभी कभी पशु क्या कर देता है, मार भी देता है आपको। जैसे दो पशु आ गए, वो कह रहा है कि मैं खाऊंगा, वो कह रहा है कि मैं खाऊंगा। हम चाहते हैं कि दोनों को खिलाएं, लेकिन एक पशु चाहता है कि मैं दूसरे को खाने ना दूं, और उस चक्कर में वो हमें मार सकते हैं, हमें अटैक कर सकते हैं हम पर, क्योंकि वो पशु है, उनके पास इतनी समझ नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। बालकों में भी ठीक ऐसा ही होता है। बालक बालक होते हैं, उनको ये उतने में मेच्योरिटी नहीं होती, उनको पता ही नहीं है कि मैं जो कर रहा हूं वो अच्छा है कि नहीं है। मान लो कोई बच्चा शुरू में ऐसे शौक शौक में अपने दादाजी को देख के एक बीड़ी पी गया, फिर बीड़ी पीने लगेगा, फिर सिगरेट पीने लगेगा, और धीरे धीरे ये आदत पड़ जाएगी, और ये आदत इतनी गंभीर हो जाएगी कि उसको शराबी बना सकती है। तो शुरुआती दौर पर जब हम देखें बच्चे को कि कोई हमारी क्लास का बच्चा ऐसा है जिसमें इस तरीके के लक्षण हैं, समस्यात्मक बालक के लक्षण हैं, तो हमें उससे बात करनी चाहिए, उसको कारण पूछना चाहिए, बेटा क्या बात है, आज गड़ा गुस्सा बहुत आवे नहीं है, ये बात हुई, कोई बात है तो मैंने बता, कोई तरह समस्या है तो बता। अगर आवश्यकता पड़े तो बच्चे घरे जाके माता पिता से भी मिलना चाहिए, ताकि एक बच्चा ने, देखो अध्यापक को इसीलिए राष्ट्र निर्माता कहते हैं, क्योंकि वहीं से सारे बच्चे निकल के जाते हैं। यौन अपराध करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, चुनौती देना, ठगी बेईमानी करना, बिना उद्देश्य के घूमना। चुनौती देने का अर्थ क्या है, जैसे गुरुजी ने पीट दिया, एक दिन बच्चा पढ़ के नहीं आया और गुरुजी ने उसको पीट दिया, अब बच्चे को गुस्सा आ गया और उसने गुरुजी को चुनौती दे दी। चुनौती यानी चैलेंज, गुरुजी थे मैंने मारी नहीं, अब थे मारे घर गा आगे कर जाओ, थार राष्ट्र बोई है, मैं देख लूंगा थाने। गुरुजी को दे दी चुनौती, है ना। पिछड़े का कोई कंपैरिजन कर दीजिए, पिछड़े का कंपैरिजन कर दे। जैसे मान लो पिछड़ा बालक कौन है, जैसे मान लो मैं 8वीं क्लास का बच्चा हूं, ठीक है, और मैं जो है वो, मुझे साइंस में दिक्कत हो रही है, बाकी कक्षा जो विषय, हिंदी में मेरे 80 नंबर आ रहे हैं, सामाजिक में मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट में मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं, लेकिन साइंस में मैं 20, 30, 50 नंबर से ऊपर नहीं ला रहा हूं, तो मैं साइंस में पिछड़ा हूं, अर्थात मैं विशिष्ट पिछड़ापन रखता हूं। अगर मैं सारे विषय में कमजोर हूं, पहले मैं ठीक था, 7वीं क्लास में मैं ठीक था, 7वीं कक्षा में मैं होशियार था, लेकिन 7वीं कक्षा के बाद मुझे जो है वो कुछ बीमारी हो गई, कोई डेंगू टाइफाइड वगैरह हो गया, जिसके कारण मैं 2 महीने या 1 महीने विद्यालय नहीं आ पाया, 8वीं कक्षा में मैं पिछड़ जाऊंगा। तो पिछड़ापन कोई बीमारी नहीं है, पिछड़ापन कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, पिछड़ापन को तो हम आसानी से दूर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बाल अपराधी बालकों की विशेषता क्या होती है, ये शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट होते हैं, इनकी बॉडी ठीक होती है, अध्ययन में इनका मन नहीं लगता है, समाज विरोधी कार्य इनमें पाया जाता है, समाज विरोधी गतिविधियां ज्यादा करते हैं ये, और जिद्दी होते हैं, साहसी होते हैं, आक्रमणकारी होते हैं, और बहिर्मुखी स्वभाव के होते हैं ये। पिछड़े बालक को, ये जो बाल अपराधी बालक है ना, ये बहिर्मुखी प्रकृति के होते हैं। अगर मान लो गुरुजी ने धमकाना हो तो सामने धमका के चल जाएगा। वर्तमान में आनंद में विश्वास रखते हैं, भविष्य की चिंता नहीं करते, खाओ पियो मौज करो वाली प्रकृति होती है। समस्याओं को उचित विधि से हल नहीं कर पाते हैं ये, और इनकी आयु 18 वर्ष से कम होती है, क्योंकि 18 वर्ष से ज्यादा होते ही तो ये क्या बन जाएंगे, अगर आयु 18 वर्ष से ज्यादा हो जाएगी तो फिर तो ये प्रौढ़ बन जाएंगे, अपराधी बन जाएंगे। बाल अपराधी नहीं कह पाएंगे हम इनको, बाल अपराधी नहीं कह पाएंगे हम इनको। इसके बाद देखिएगा, बाल अपराध विज्ञान के जनक कौन है, तो सीजर लोम्ब्रोसो बाल अपराध मनोविज्ञान के जनक है। क्या कारण है कि कोई बालक बाल अपराधी बन जाता है, कोई मां के पेट से तो बाल अपराधी बनता नहीं है, इस समाज में आके ही बनता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बाल अपराधी बालक होते हैं जन्मजात या सामाजिक तौर पर, तो जन्मजात तो कोई बाल अपराधी नहीं होता है, हाँ, लेकिन प्रतिभाशाली हो सकता है,
मंद बुद्धि जन्मजात हो सकता है, जड़ बुद्धि जन्मजात हो सकता है, लेकिन अपराधी, पिछड़ापन, समस्यात्मक बालक जन्मजात नहीं होते हैं। क्या कारण है कि बालक जो है वो अपराधी बन जाता है? क्या कारण है बताओ? देखो, अपराधी बालक क्यों बन जाता है, इसके कई कारण हो सकते हैं। वंशानुक्रम भी है, जैसे पिता, माता पिता दोनों अपराधी थे, माता पिता दोनों अपराधी थे, या पिता अपराधी था। माताएं तो जनरली अपराधी होती नहीं है, महिलाएं अपराधी बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, लेकिन पुरुष अपराधी ज्यादा होते हैं। तो हो सकता है कि कोई अपराधी, अब मान लो अपराधी पिता है तो उसके गुणसूत्र आएंगे, उसके गुण आएंगे बच्चे में। शारीरिक दोष या रोग, मान लो कोई बालक ऐसा है जो शारीरिक रूप से विकलांग है, या कोई बालक ऐसा है जो तोतला बोलता है, तोतला यानी ठीक तरीके से वो बोल नहीं पाता है। तो कभी कभी ये जो बालक होते हैं ना, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि सारे पिछड़े बालक जो है वो अपराधी होते हैं, ऐसा नहीं है, सारे पिछड़े बालक नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ बालक जो शारीरिक दोषी होते हैं, यानी शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, या कोई उनमें दोष होता है, जैसे या तो बहुत ज्यादा काले हो गए, या बाल उड़ गए, या फिर उनकी हाइट कम रह गई, या विकलांग हो गए, या फिर उनको कोई रोग है जिसके कारण वो कोई सामान्य बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं, तो ऐसे बालक बाल अपराधी बन सकते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी है, जैसे कि निम्न बुद्धि वाला बालक, कक्षा में एक बालक है जो निम्न बुद्धि का है, सारे बालक उसको कमजोर 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 कहते हैं, टीचर भी आता है ना तो उसको पीट जाता है, तेरे से कुछ नहीं होगा। हम छोटे थे तो हमें गुरुजी कह देते थे, लाठी थे तो गड़िया में यही फिरा थारों की गोनी में। तो अगर किसी बच्चे को इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है कि गुरुजी उसको पीट देते हैं, सब उसी को कहते हैं, बाकी बच्चे उसको चिढ़ाते हैं, तो कई कई बार जो मंद बुद्धि बालक होते हैं ना, उनके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा भर जाता है, इतना ज्यादा गुस्सा भर जाता है कि वो बाल अपराधी बन जाते हैं, साइको बन जाते हैं। किसी इच्छा का पूरा नहीं हो पाना भी अपराध का कारण बन सकता है। एक सेकंड रुकना। नेक्स्ट देखिए, इच्छा पूरी ना हो पाना। जी छोटे टाबर है, और छोटे टाबर के दिया 5 साल को, 6 साल को, 10 साल को या 8 साल को कोई बच्चों है, और आर्थिक स्थिति खराब है या गरीबी है, गरीबी भी नहीं, कई बार अमीरा के भी हो जाए, तो बच्चे की इच्छा है कि वो समोसा खावे, लेकिन गरगा बने पिसा कौन दे, समोसा ले आगे भी कौन दे ना, बन पिसा दे, यानी बच्चे की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे हैं। आपा माँ बाप बच्चे की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ तो आर्थिक कारण से हो सकते हैं, और कुछ माँ बाप कई बार सख्त हो जाते हैं और बच्चों की इच्छाओं का ध्यान नहीं रखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई बच्चों की इच्छा पूरी नहीं होती, जैसे रोज बच्चा देखता है कि उसके जो कक्षा के दोस्त है वो लंच बॉक्स में क्या लेके आते हैं, समोसा लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं, समोसा लेके आते हैं, या मैगी लेके आते हैं, और वो भी बच्चा चाहता है कि उसके घर वाले भी उसको मैगी दें, समोसा दें। ये उसमें अभी संवेगों का विकास नहीं हुआ है। आपका भतीजा है, कोई कुछ भी कहे रोता नहीं है, उसे अगर कुछ बोलते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं देता है, उसको आप ये तो देखो कि उसको सुनता तो है क्या। कई बार बच्चों को सुनता नहीं है, तो आप ये बताओ मुझे उसको सुनता है क्या। जनरली 3 वर्ष का बच्चा जो होता है थोड़ा सा अंतर्मुखी होता है, आत्म केंद्रित होता है, वो दूसरों की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है, ये भी एक कारण है। तो अगर इच्छा पूरी नहीं होती है ना बालक की, तो वो कभी कभी क्या करने लगता है,
दूसरे तरीके से अपनी इच्छा पूरी करने लगता है, चोरी करने लगता है। इसके अलावा संवेगात्मक रूप से अगर असंतुलित है तब भी परिवार व समाज का वातावरण भी इसको क्या करता है, प्रभावित करता है। और विद्यालय का वातावरण, क्लुक ने बाल अपराध के लिए 95% जिम्मेदार कुसंगति को बताया है। संगत से शायर तेरा लो अलग काट, एक कहावत है अपने मारवाड़ी में। संगत से शायर यानी संगति, आपने कैसे दोस्त बना रखे हैं। जैसे आपके दोस्त होंगे वैसे ही आप भी बन जाओगे, जैसे दोस्त होंगे वैसे ही आप बन जाओगे। अगर आप अच्छे दोस्तों के साथ रहोगे तो आप अच्छे व्यक्ति बनोगे, अच्छे इंसान बनोगे। अगर आप कुछ बुरी आदतों वाले दोस्तों के साथ रहोगे तो आप भी क्या बन जाओगे, बुरे व्यक्तित्व वाले बन जाओगे। बाल उपचार की मनोविज्ञान विधियां क्या है। मनोविश्लेषण विधि सिगमंड फ्राइड ने दी थी, ये बाल उपचार की है। मनो अभिनय विधि है जेल मोरेल, अंतर्निर्देशन विधि है अनिर्देशित विधि कॉल रोजर्स की है। व्यक्ति इतिहास या जीवन इतिहास विधि ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है कि केस स्टडी विधि या जीवन इतिहास विधि किसने दी थी, टाइटमैन ने दी थी। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। बाल उपचार की कानूनी विधियां क्या है। आप इनको कारावास में भेज सकते हैं, किशोर न्यायालय में भेज सकते हैं, किशोर बंदी गृह में भेजा जा सकता है, किशोर सुधार गृह में भेजा जा सकता है, पोस्टल संस्थाओं में भेजा जा सकता है। सृजनात्मक बालक कौन से होते हैं। वे बालक जो कुछ नवीन सृजन करते हैं, कुछ नया बनाते हैं, कुछ नए तरीके से सोचते हैं, कुछ नई वस्तुओं को क्रिएट करते हैं, सृजनात्मक बालक कहलाते हैं। स्टेन ने कहा कि जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो तथा उपयोगी हो तो वो बालक क्या कहलाता है, सृजनात्मक बालक कहलाता है। रोजर्स व स्टीन के अनुसार सृजनशीलता को उत्पादन कहा जाता है। और स्टेंगर और कॉर्लवॉक्सी ने कहा कि सृजनात्मकता में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से नवीन वस्तु का उत्पादन निहित है। गिलफोर्ड के अनुसार क्या कहा गया, गिलफोर्ड ने कहा कि सृजनात्मकता के तत्व कौन कौन से हैं। एक तो तत्कालीन स्थिति के परे जाने की योग्यता, यानी कल्पना करने की योग्यता। देखो जो बालक सृजनात्मक होंगे वो काल्पनिक भी होंगे, उनमें कल्पना करने की शक्ति जो है वो ज्यादा होगी। सुनता है हाँ, तो अपने आप में लगा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस उम्र के बालक जो है आत्म केंद्रित ज्यादा होते हैं, तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। समस्या की पुनर्व्याख्या करने की योग्यता होनी चाहिए, समन्वयशीलता होनी चाहिए और दूसरों के विचारों में परिवर्तन लाने की योग्यता भी एक सृजनात्मक बालक में होती है। इनकी और विशेषता देखिए। सामान्य बालक में जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनकी सामान्य विशेषताएं क्या है। इनमें मौलिकता होती है, उत्पादकता होती है, विधायकता होती है। मौलिकता का अर्थ होता है कि इनमें कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जो बाकी बालकों से अलग होते हैं, थोड़े से ये जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, एक्स्ट्रा सोचने वाले होते हैं, अलग दृष्टिकोण रखने वाले होते हैं, हर बात को नए तरीके से हल करने वाले होते हैं। नवीनता होती है इनमें, उपयोगिता, नमनीयता या लचीलापन है ना, प्रियता और साहसी स्वभाव के होते हैं, दूरदर्शी होते हैं और स्पष्टवादी भी होते हैं। इसके बाद देखिए जिज्ञासु होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, अध्ययन में सामान्य होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, संवेदनशील होते हैं, स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति होती है इनमें, संगठन की योग्यता होती है इनमें, समस्या की सजगता व समस्या समाधान की योग्यता भी होती है, प्रगतिशील विचार के भी ये होते हैं। सृजनात्मकता का स्वरूप देखिए। सृजनात्मकता जन्मजात और अर्जित दोनों ही हो सकती है। कुछ बालक ऐसे भी हो सकते हैं जो जन्मजात सृजनात्मक होते हैं, जैसे जनरली प्रतिभाशाली बालक ही सृजनात्मक बालक होता है, यानी प्रतिभाशाली बालक अक्सर जो है वो सृजनात्मक बालक होते हैं। लेकिन सारे बालक प्रतिभाशाली सृजनात्मक हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन लगभग जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो प्रतिभाशाली भी होते हैं। सृजनात्मक बालक सामान्य औसत से अधिक बुद्धि रखते हैं, यानी ये सामान्य बालक से थोड़ी सी ज्यादा बुद्धि रखते हैं, है ना। इनकी आईक्यू लगभग 120-30 के करीब होती है। सृजनात्मकता का संबंध अपसारी चिंतन से है। यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रीट में पूछा गया था, अभी वाली रीट में भी पूछा गया था। सृजनात्मकता का संबंध किस चिंतन से है? अपसारी चिंतन से।
दो प्रकार का चिंतन होता है, एक होता है अभिसारी और एक होता है अपसारी। दो प्रकार का चिंतन होता है ना। अपसारी और अभिसारी। अपसारी तो होता है सृजनात्मकता की विशेषता, और जो बालक अभिसारी चिंतन करता है वो क्या होता है, प्रतिभाशाली या बुद्धिमान या प्रतिभाशाली होता है। यानी एक तो सोचता है केंद्र से परिधि की ओर और एक सोचता है केंद्र की ओर। किस ओर? केंद्र की ओर सोचता है, अपनी समस्या का हल करने की ओर सोचता है। दूसरा भी समस्या का हल करता है। देखो, एक तो यह है कि हमें, जैसे गुरुजी ने यह कहा कि बताओ 3 + 2 कितने होते हैं। एक बालक जो बुद्धिमान होगा, बुद्धिमान बालक होगा, बुद्धिमान, वो बालक क्या कहेगा, गुरुजी 3 और 2 5 है, बात खत्म। वो क्या करेगा, अपने दिमाग में सीधे कह देगा 3 2 5 खत्म। दूसरा बालक वो बता भैया 2 और 3 कितना है, गुरुजी 2 और 3 तो 6 है। 2 और 3 या 3 और 2 तो 6 है। यहाँ तू 6 क्या सोचो, गुरुजी थे यहाँ थोड़ी कहोगे 2 + 3 किताब है, तो आप कहो 2 और 3 किताब है, तो 2 × 3 भी तो उसका है, 2 × 3 भी तो उसका है, तो 6 भी उसका है। ये सृजनात्मकता है, ये अपसारी चिंतन है, यानी अलग तरीके से, भिन्न तरीके से सोचना। हालांकि दोनों का उत्तर अंत में हो सकता है एक भी हो और एक ही होता है, लेकिन सृजनात्मक बालक समस्या को भिन्न तरीके से हल करेगा और बुद्धिमान बालक होता है वो सीधे अपनी समस्या का हल करेगा और आगे बढ़ जाएगा। उसको ज्यादा अलग तरीके से सोचने की कोई जो है वो आवश्यकता नहीं होती है। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन माना, यह बात आपकी सही है। अगर पूछे कि अपसारी सृजनात्मक बालक गिलफोर्ड के अनुसार बताओ, अगर नाम लिखा आता है गिलफोर्ड तो आपको अपसारी मानना है। यह बात आपकी बिल्कुल सत्य है मुकेश, बहुत अच्छी बात बताई आपने। नेक्स्ट देखो, सृजनात्मकता का विकास बाल्यावस्था से शुरू व 30 वर्ष तक की सीमा तक पहुंच जाता है और सृजनात्मकता सार्वभौमिक होती है और प्रक्रिया व परिणाम दोनों होते हैं इसमें। सृजनात्मकता का सिद्धांत क्या है, जैसे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, साहचर्यवाद का सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है और अस्मितावाद का भी सिद्धांत है। ये ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। सृजनात्मकता का मापन कैसे कर सकते हैं आप? चित्र पूर्ति परीक्षण कर सकते हैं, वर्त परीक्षण कर सकते हैं, टीन के डिब्बे का परीक्षण कर सकते हैं और प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट टास्क दे सकते हैं। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट टास्क क्या होता है? जैसे एक आपने क्या करा, एक आपने कोई बच्चे को दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया है ना, कोई भी, जैसे आपने एक डब्बा दे दिया ना और कहा कि इस डब्बे को और बेहतर कैसे बना सकते हो तुम, इसमें और क्या तुम परिवर्तन कर सकते हो। तो ये प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट टास्क है, ठीक है, यानी पहले से बनी चीजों को और कितना बेहतर कर सकते हो। सृजनात्मकता के विकास के लिए शिक्षक की क्या भूमिका होती है? शिक्षक बच्चों को उदाहरण देके, आदर्श प्रस्तुत करके बच्चों में सृजनात्मकता का विकास कर सकता है, वस्तुओं से संबंध स्थापित कर सकता है, पर्याप्त बच्चों को स्वतंत्रता दे सकता है। देखो, सृजनात्मकता के लिए स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, सृजनात्मकता के लिए स्वतंत्रता बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना सृजनात्मकता नहीं हो पाएगी। आत्म मूल्यांकन की योग्यता का विकास कर सकता है शिक्षक, सृजनात्मकता को प्रोत्साहित कर सकता है। जैसे कक्षा में कोई बच्चा नया काम करके लेके आया है, कोई नया प्रोडक्ट बना के लेके आया है, जैसे बच्चे डस्टर बना के लेके आते हैं, गुरुजी ने कहा कि सभी अपने अपने घर से डस्टर बना के ले गए, झाड़न जिसे कहते हैं ना, बोर्ड साफ करते थे अपन, ब्लैक बोर्ड। अब बाकी बच्चे एक साधारण सा डस्टर बना के लेके आए, जैसे जनरली जो बच्चे हैं वो इस तरीके का डस्टर बना के लेके आते हैं, लेकिन एक बच्चा है जो इस तरीके का त्रिभुजाकार डस्टर बना के लाया है, ये सृजनात्मक है। एक बच्चा है जो गोल डस्टर बना के लेके आया है, ये क्या है? सृजनात्मक बच्चा है ना, इतने कुछ अलग किया है। तो ऐसे बच्चे जो क्लास में कुछ अलग करें, उन्हें हमें मोटिवेट करना चाहिए, है ना, मोटिवेट करना चाहिए। अभिनव कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए, ये क्वेश्चन भी मोस्ट है। अभिनव कार्यक्रमों का आयोजन किन बच्चों के लिए किया जाता है? तो सृजनात्मक बच्चों के लिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग, बौद्धिक आक्रमण, भूमिका निर्वाहन, स्टेनिक्स विधि का प्रयोग कर सकते हैं, मुक्त उत्तर वाली प्रश्नावली का प्रयोग कर सकते हैं, आत्म अनुशासन व आत्म
योग्यता का विकास इनमें कर सकते हैं। गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता में 5 मानसिक व्यवहार बताए हैं, याद रखना। गिलफोर्ड ने, एक और लिख लो, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन को भी सृजनात्मक माना है। यह बात इसमें लिखी नहीं है, ये शायद। ग्रहणात्मक व्यवहार यानी संज्ञान लेना, केंद्राभिमुखी चिंतन करना यानी केंद्र की ओर चिंतन करना, और केंद्राभिमुखी चिंतन करना, केंद्र से परिधि की ओर चिंतन करना और परिधि से केंद्र की ओर चिंतन करना। अभिनव मतलब, अभिनव यानी नए कार्यक्रमों का आयोजन करना। कुछ कक्षा में जैसे अंताक्षरी प्रोग्राम करवाना, कुछ ऐसे कार्यक्रम जिससे बच्चों के अंदर तुरंत कुछ जो है वो रचना करने की खासियत विकसित हो। केंद्राभिमुखी यानी केंद्र से परिधि की ओर, केंद्राभिमुखी यानी परिधि से केंद्र की ओर, और केंद्राभिमुखी यानी केंद्र से परिधि की ओर, और फिर स्मृति और फिर मूल्यांकन। ये 5 स्टेप बताए। सृजनात्मकता के मापन में योगदान देखिए, गिलफोर्ड एंड मेरीफील्ड एंड गेटलेज जैक्सन, इन्होंने योगदान दिया। सृजनात्मकता के मापन के जनक कौन है? टॉरेंस हैं। नोट लगा के कहा है कि बीके पासी इंदौर के थे 1972 में, बॉकर मेहंदी दिल्ली के 1973 में। इन्होंने भारतीय सृजनात्मकता परीक्षणों का जो है वो निर्माण किया। इसके बाद विकलांग बालक आते हैं। वे बालक जो सामान्य बालकों की अपेक्षा शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक दृष्टि से दोषपूर्ण होते हैं, विकलांग कहलाते हैं। जनरली जब शब्द आता है विकलांग, पिंकी मीना क्या कर रही है? रो रही है। क्यों रो रही है? नरेश के लिए रो रही है। ये भाई बोला भी नहीं, क्लास ले रहे हो। ओ हो पिंकी जी तो बहुत दुख हो रही है भाई। नरेश जी जल्दी बोलो, आंसू बह गया सारा पिंकी जी का। ओहो, बोलो भाई बोलो, है ना, बोलो। क्या कर रहे हैं हम? विकलांग बालक। जनरली जब विकलांग शब्द आता है तो हम सोचते हैं किसी बच्चे का पैर नहीं होगा, हाथ नहीं होगा, ऐसे ही दृष्टिकोण होता है हमारा। लेकिन विकलांगता 3 प्रकार की हो सकती है। शारीरिक विकलांगता हो सकती है, संवेगात्मक विकलांगता हो सकती है, और मानसिक विकलांगता हो सकती है। जैसे चक्षु विकलांग सकता है, इसमें ब्रेल लिपि व स्तरीय सामग्री का प्रयोग करते हैं, यानी दिखाई नहीं देना। स्वर्ण विकलांगता यानी सुनाई नहीं देना, होस्ट वाचन कर सकते हैं हम। वाक विकलांगता यानी चल नहीं पाना, यानी पैरों में कोई दिक्कत होना। बस ये आपका टॉपिक पूरा हो गया। ये हो गए आपके विभिन्न प्रकार के अधिगमकर्ता, जिसमें हम सभी प्रकार के अधिगमकर्ताओं को पढ़ चुके हैं। अब ये टॉपिक आपका पूरा हो चुका है। कल आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और 3 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नए सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा।